ये जो प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, ये क्या है, इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेमिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमें प्रियम्बल के बारे में जानना होगा। ठीक है, पूछते हैं जो प्रियम्बल है किससे प्रभावित है। ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है, यूएसए से प्रभावित है। जो भारत की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित है और इसे हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान की मूल कुंजी। प्रस्तावना को क्या कहते हैं, ये हमारे संविधान की की है, संविधान को जानने की चाबी है। ठीक है, मूल कुंजी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट की टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने बात की थी कि संविधान सभा ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में इसको स्वीकार किया था। ठीक है, इसको प्रियम्बल को एक इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव आया था, उद्देश्य प्रस्ताव, इसलिए इसको उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का संकल्प है। ठीक है, तो उद्देशिका में किस चीज का संकल्प है, संकल्प किस चीज का है, इसमें 3 चीजों का संकल्प किया गया, भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये तीनों न्याय। ठीक है, इन तीनों न्याय को स्थापित करने का संकल्प लिया गया। ठीक है, अब प्रस्तावना के द्वारा एक प्रकार से देखा जाए तो जनमत प्रकट होता है और इससे द्वारा संविधान अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। पंडित नेहरू ने भी कहा था कि प्रस्तावना में 2 महान क्रांतियों के आदर्श, जैसे फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, है ना, जिसे फेटर्निटी कहते हैं, वो लिया था, और रूसी क्रांति से सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को शामिल किया था। अब संविधान की प्रस्तावना में एक वर्ड लिखा गया कि हम भारत के लोग, जैसा कि आपको पूरी प्रस्तावना मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आपको दिख रही होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों ने क्या किया, संविधान, तो यहाँ पर एक वर्ड है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग से क्या होते हैं, हम भारत के लोगों ने ही संविधान के लोगों का निर्माण किया है। ठीक है, हम भारत के लोगों ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया है और इसे एक्सेप्ट किया है और इसे स्वीकार किया है, निर्माण भी किया और इसे स्वीकार भी किया। ठीक है, अब हम भारत के लोग का मतलब क्या है, हम भारत के लोग में वो लोग आ जाते हैं जो 18 वर्ष की आयु के मतदाता हैं। ठीक है, क्योंकि संविधान किसी विशेष समूह या व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, उनके द्वारा निर्मित नहीं है, इसका निर्माण जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया और लोकतंत्र में जनता को ही शक्ति का मूल स्रोत माना जाता है। तो लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजों के भारत में देखा जाए तो शासन के दौरान आम जनता शोषित और वंचित थी, जबकि आजादी के बाद आम जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। ठीक है, अब इस प्रस्तावना में संविधान के आदर्श हैं। ठीक है, इस प्रस्तावना में क्या है, संविधान के आदर्श का दर्शन है। ठीक है, एक प्रकार से फिलॉसफी है अपने संविधान की। स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी और उस संविधान का मूल उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान देखा जाए तो सामाजिक एक प्रकार की क्रांति का दस्तावेज है। एक क्रांति के द्वारा भारत ने जो आज़ादी हासिल की और उन क्रांति की में जो बातें की गई थी, उनको दस्तावेजों का वहां पर संकलन किया गया। ठीक है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो न्याय की बात करते हैं ये लोग, स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रस्तावना में हमने बात की है। समानता की बात करते हैं कि संविधान में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का प्रोविजन किया गया है। तो ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। न्याय की बात करता है हम लोग इसके द्वारा,
स्वतंत्रता की बात करते हैं इसके द्वारा, और समानता की बात होती है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर बंधुता की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है। सभी नागरिकों में इस प्रकार की भावना का विकास किया जाए कि इनमें फ्रेटर्निटी की डेवलपमेंट हो, और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा करना ही प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। अब यहीं पर सरकार की प्रणाली की भी बात करती है प्रस्तावना, जैसे एक संप्रभु राज्य की बात करती है, एक संप्रभु राष्ट्र की बात करती है, एक सॉवरेन राष्ट्र की बात करती है। मतलब कैसे कि वर्ष 1947 में भारत ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त हो गया, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार किसी अन्य सरकार के अधीन नहीं है, मतलब हम अब संप्रभु हैं। आंतरिक रूप में हम सर्वशक्तिशाली हैं। समाजवाद की बात करती है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या बात करती है? समाजवाद की बात करती है। समाजवाद का शब्द पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और तीसरी चीज है अखंडता, ये तीनों वर्ड, और अखंडता, इन तीनों वर्ड के दो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो एड बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये तीनों वर्ड इसमें जोड़े गए। ठीक है, अब समाजवाद का मतलब लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, अवसर की समानता, समाज में शोषण और विभेदों को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढांचे का निर्माण करने का एक टारगेट रखा गया। और हमारा समाजवाद का एक अलग रूप है जो सोवियत संघ से भिन्न है। भारत में समाजवाद की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाजवाद का मतलब है समाज के सभी लोगों तक जरूरत की न्यूनतम सुविधाओं को पहुंचाना, यह समाजवाद है। बात करते हैं पंथ निरपेक्षवाद की। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय से राष्ट्र का संबंध नहीं है, धर्म राज्य का कोई नहीं है, व्यक्ति का धर्म है, और धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, राज्य के द्वारा किसी धर्म का ना ही विरोध किया जाएगा। मतलब राज्य क्या है? धर्म से तटस्थ है। अखंडता की बात की कि अखंड मतलब हमें कोई जल्दी से अलग नहीं कर सकता, हम अखंड नहीं हो सकते, हम अविभाजित हैं, हमारा कोई विभाजन नहीं हो सकता। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक एक वर्ड है, गणतंत्र, एक वर्ड आता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? वो मनोनीत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। तो हम गणतंत्र है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, भारत जबकि गणतंत्र है। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो मनोनीत होता है या फिर वो वंशानुगत है। हमारा इलेक्टेड है। तो हमारा क्या होगा कि भारत का जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति क्या है? रिपब्लिक का हेड है। ठीक है, तो भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। उसके लिए प्रोसीजर है, बस वो इनडायरेक्टली तरीके से भाग ले सकता है। तो यहां पर इलेक्शन का एक प्रोसीजर लेके आए हम लोग। ठीक है, अब प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इसके लिए कई सारे विचार रहे। प्रस्तावना, अब ये बात करना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, संविधान का भाग है या नहीं, ये बड़ा इस पे कॉन्फ्लिक्ट रहा। तो अब भारतीय संविधान में जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसी समय एक केस हुआ। अब बेरूवारी केस की बात करते हैं। प्रियम्बल को रखना पार्ट है कि नहीं, तो सबसे पहले बेरूवारी केस को सुनो। अभी हम बताते हैं बेरूवारी केस के बारे में आपको फुल डिटेल। बेरूवारी केस भाग है कि नहीं, इस संबंध में बेरूवारी केस क्या कहता है सुनो भैया। बेरूवारी केस 1960 में न्यायपालिका में लाया गया। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का भाग नहीं है।
इन्होंने कहा कि संविधान का ये भाग नहीं है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसके आदर्शों और उद्देश्यों का कोई महत्व नहीं होगा यहाँ पर। अब बेरुवाड़ी पश्चिम बंगाल राज्य का एक भूभाग है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और पश्चिम बंगाल का एक भूभाग है। ठीक है। अब इसमें एक समझौता हुआ था। बेरुवाड़ी को क्या कर रहे थे? बेरुवाड़ी एरिया को क्या कर रहे थे? पाकिस्तान को देना था, पाकिस्तान को सौंपना था, पाकिस्तान को सौंपना था। ठीक है। अब इस समझौते का पाकिस्तान को सौंपना था बेरुवाड़ी, लेकिन पब्लिक के द्वारा इसका विरोध हो गया। पब्लिक ने विरोध किया इसका। अब क्यों विरोध किया? बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। और इसमें क्या किया? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। और पब्लिक कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट में केस। अब विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस शुरू हो गया और एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि समझौते में प्रस्तावना की भावना का उल्लंघन किया गया। ठीक है। प्रस्तावना की जो भावना उसका उल्लंघन किया, क्योंकि प्रस्तावना में आम लोगों की शक्ति का मूल स्रोत संविधान को बताया गया है। ठीक है। अब इसलिए बेरुवाड़ी को पाकिस्तान को सौंपने से पहले जनमत संग्रह होना चाहिए। लेकिन कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट का डिसीजन क्या है? न्यायपालिका क्या कहती है कि संसद, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय क्या आया, तो वो क्या आया कि जो संसद है, ये जो पार्लियामेंट है, संसद, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा संसद क्या कर सकती है? संशोधन। संशोधन मतलब संविधान में संशोधन के द्वारा। ठीक है। संविधान संशोधन के द्वारा किसी भूभाग को विदेशी सरकार को सौंप सकती है। विदेशी सरकार को सौंप सकती है। ठीक है। इसके लिए जनमत की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जनमत की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये डिसीजन दे दिया, तब जाके लोगों ने कोर्ट का सम्मान किया और इन चीजों को समझा। ठीक है। तो बेरुवाड़ी केस में ये चीजें आई कि ये पार्ट नहीं है। ठीक है। संविधान को जानने की है, ये उन्होंने बोला। ये क्या बोला इन्होंने? संविधान का भाग नहीं है, बल्कि एक की है, संविधान को जानने की है। ठीक है। तो क्या है? संविधान को ये जानने की है, ऐसा कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा। अब एक दूसरा केस हुआ 1973 में, उस पर डिसीजन हुआ केशवानंद भारती केस। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। केस था केशवानंद भारती केस 1973 में। अब केशवानंद भारती में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी निर्णय को पलट दिया। बेरुवाड़ी निर्णय को पलट दिया। निर्णय को क्या कर दिया? को पलट दिया। अब इन्होंने यहां पर ऐसी क्या बात कह दी? इन्होंने कह दिया कि प्रियम्बल या जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है। संविधान का क्या है? का भाग है। बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आया, क्योंकि बेरुवाड़ी में कुछ और कह रहे थे, यहां पर कुछ और कह रहे हैं। ठीक है। और इसको अभिन्न मांगा। प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्यों का वर्णन है। अब चूंकि भारतीय संविधान की यह मूल आत्मा है, तो प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? इसको संविधान की व्याख्या की जा सकती है। इसके द्वारा संविधान की व्याख्या के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर की। जहां पर भी लगे कि किसी भाग में अस्पष्टता है, वहां पर वो प्रियम्बल को देखकर सहारा ले सकते हैं। ठीक है। संविधान की इस शक्ति का स्रोत का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है, परंतु प्रस्तावना संविधान का क्या है? एक भाग है। ठीक है। फिर एक 1994 में ये इसी में एक बात और कहा था कि भाग है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, उद्देशिका में परिवर्तन, उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उद्देशिका में संशोधन अलाउ है बिना किसी मूल ढांचे के बदलाव के। ठीक है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रियम्बल कैन नॉट चेंज, इसको आप ऐसे कर लीजिए कि जो फंडामेंटल पार्ट है, पार्ट कैन नॉट बी चेंज, उसको नहीं बदल सकते आप, बाकी आप चीजें बदल सकते हैं। फिर बाद में एक और नया केस आया और उस केस का नाम क्या था, ठीक है, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ केस बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझना। गोलकनाथ केस कहता है कि भैया सुनो, अब तक जो बात हो रही थी, मूल आत्मा है भैया। क्या कहा कि प्रियम्बल क्या है, मूल आत्मा है, अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट अलाउ है भैया, अमेंडमेंट कर लो। ठीक है, मूल भाग को चेंज नहीं कर सकते, वही सेम बात, मूल भाग या फंडामेंटल पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एक और केस है, बम्बई बाद हुआ। बम्बई बाद में बोला कि पंथ निरपेक्षता जो इसमें ऐड करी गई थी, बम्बई बाद, बम्बई बाद केस, यहां पर क्या बोला कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत भाग है। तो इसलिए पंथ निरपेक्षता शब्द को क्योंकि जोड़ा गया था, उस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। अब प्रस्तावना का जो संशोधन है, अगर आपने बोला कि देखो अमेंडमेंट अलाउ, अमेंडमेंट अलाउ, तो अलाउ ये कैसे करोगे, तो क्या करोगे, इसके लिए क्या करना है, आर्टिकल 368 के द्वारा इसका संशोधन कर दो। आर्टिकल 368 के तहत ये प्रोविजन किया जाएगा और इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होगा, संसद का क्या चाहिए, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, मतलब सदस्य संख्या का बहुमत हो या फिर 2/3 सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो या फिर मत देने वालों का 2/3। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें थी, ऐतिहासिक निर्णय हुआ, प्रस्तावना में कुछ चीजें जोड़ी गई, 42 में संविधान संशोधन द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड जोड़े गए। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बाद इसको संविधान की जन्म कुंडली कहा गया। 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और अनुच्छेद 368 वाला जो प्रोसीजर था, इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा संशोधन की बात किए गए, लेकिन सभी भागों का नहीं। ये जो संशोधन तो करोगे आप, सभी भागों का नहीं, बट फंडामेंटल पार्ट कैन नॉट बी चेंज, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आपको केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस और बम्बई बाद, पहली चीज तो आपको यहां पर यह याद रखनी है कि किस केस में क्या कहा गया। दूसरा, बेरूवाड़ी केस क्या कहता है, इसको आपको याद रखना है कि बेरूवाड़ी केस में क्या प्रोविजन था, क्या बात कही। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। ठीक है, फ्रेटर्निटी भी जोड़ा गया था, बंधुता। ठीक है, तो इन जैसे शब्दों को जो 42 में संविधान संशोधन के द्वारा अखंडता और बंधुता जैसे शब्दों को जोड़ा गया, तो क्या किया गया वो भी आपको याद रखना है यहां पर। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन से वर्ड जोड़े गए, यहां पर अखंडता और बंधुता शब्द जोड़े गए थे, अखंडता और बंधुता। ठीक है, ये तीनों ही शब्द 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, याद रहेंगे आप, इतनी चीजों को समझ के रखना है और प्रियम्बल के बारे में आपको इतना जान के रखना है। इसके अलावा अगर प्रियम्बल पे कोई क्वेश्चन आता है
तो किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होने वाला है। इसके लिए 100% मैं गारंटी देता हूँ। इससे ज़्यादा आपको प्रियम्बल के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, अपने पुराने क्वेश्चन जो अब तक कंपटीशन में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी एग्जामों के सॉल्व करने, नए क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने। याद रखिएगा मेरी बात, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़िए, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।